नमस्कार, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इतिहास जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक जिसका शीर्षक है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर की शुरुआत होती है रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन के दादाजी ने उसे कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा और उसे एक सीडी खरीदने का बड़ा मन था। एक उसे नया सीडी खरीदने का बड़ा मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल कड़क नोट देखकर छूकर महसूस करना चाहता था। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना और बाईं ओर छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं? अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। ये एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के और पैसों चित्र और रुपये पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। और इसे हम लोग पिछले अ, विगत जो लेसन 6 था उसमें हमने पढ़ा है, जो सारनाथ का स्तूप है जो वाराणसी में है। इतिहास के महान राजाओं में से एक अशोक है। अशोक के निर्देश पर जैसे कई स्तंभों, पत्थरों और अभिलेख उत्तीर्ण उसने करवाए हैं। हम यह और एक नेपाल में जो है रुमन देई का अभिलेख, उसके बारे में भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इन अभिलेखों में लिखा गया है और समझाने की कोशिश की है कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जैसे साम्राज्य पर शासन करते थे। उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। और चाणक्य और कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य ने कई विचार हमें, जो चाणक्य की किताब है, चाणक्य का उपनाम विश्वगुप्त भी है, कौटिल्य भी है। उसकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलता है। जब एक वंश क्या होता है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। साम्राज्य में बहुत सारे नगर होते थे और इन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और नगर प्रमुख थे। ये जो तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। और मध्य भारत में जैसे जो इलाके हैं वो जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और वो शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और शायद लगभग अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। ये देखिए आप मैप, ये जो है मौर्य साम्राज्य का जो मैप है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है और उन देशों के नाम भी जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। और राज्य जो मौर्य साम्राज्य से बाहर देखिए, मानसेहरा यहाँ मिला है, शाहबाजगढ़ी तक यहाँ, लम्मक, ये देखिए भारत से सीधा कांधार, टोपरा, कलसी, बाहरपुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया राज्य बिहार में है। पट ये सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, कनगुरिया, चोपड़ा, सन्नती, मास्की, ब्रह्मगिरी, एरागुड़ी, कलिंग। ये देखिए आप दक्षिणी भारत तक
अशोक के शिलालेख, मतलब पूरे भारत और भारत से बाहर भी इसके शिलालेख मिले हैं। राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न हैं? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े हैं और उनके राज्य के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह है कि जो इलाके थे, गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों चाहे शिल्पकार, इनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें दंड देते थे, उन्हें सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी जो मतलब वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे से प्रांत थे, क्षेत्र और क्षेत्र या प्रांत। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन में महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे वो क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, अर्थशास्त्र अभी आपको विदित, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, कौटिल्य की रचना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ का वहाँ का प्रधान चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। और अर्थशास्त्र में लिखा गया कि उत्तर पश्चिम में के कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहाँ कर का नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। जैसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जो स्वेच्छा से मतलब दे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में उत्तर पश्चिम के यूनान राजा, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज ने देखा और उसने विवरण किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देखते हैं कि सम्राट और जनता आमने सामने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था यहाँ पे। और उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के लिए चारों तरफ से चक्कर लगाते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या न कर दे। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और लगातार देव रात तक एक ही कमरे में वो नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, या इसके बारे में, यह विशाल खूबसूरत नगर है। ये चारों ओर प्राचीर से घिरा हुआ है। जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं, लकड़ी है, कच्ची ईंटों से बनी है। और राजा का जो महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों, चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के लिए खास नौकर उसको चखते थे। ये
बताया गया है और पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न है, इसके लिए आपको पीछे की कक्षाएँ पढ़नी पड़ेंगी। और अंत में जंगल वाले इलाके थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे और वहाँ जो रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे और उन्हें उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। अशोक एक महान सम्राट, अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी भाषा में। कलिंग युद्ध का वर्णन जो अशोक का अभिलेख है उसमें वर्णन मिलता है। उस अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल में मैं बाद में 8 साल कलिंग की विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा मारे गए। मुझे अपार दुःख होता है, क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इनमें ब्राह्मण, श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हुए युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और मैं धम्म का पालन जो उसने अपने शिलालेख जो बनवाए हैं उसको जो बौद्ध धर्म का शिक्षाओं का उसने उसे धम्म कहा जाता है और दूसरी ओर इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं जानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों को का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण करता हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसा है? धम्म संस्कृत शब्द के धर्म का प्राकृतिक रूप। अशोक और कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती जो उड़ीसा का एक भाग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तित हुआ। उसने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा। अशोक का ये देखिए उत्कृष्ट पालिश द्वारा पत्थर की इस मूर्ति को देखिए, ये रामपुरवा जो पश्चिमी चंपारण में है। इसमें अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह मूर्ति कला का ये बैल जो मूर्ति कला का एक नमूना है। अशोक ने में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उसे कहा कि जैसे पिता और बच्चों को अच्छा व्यवहार और शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का निर्देश दें और बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसे ही कई सम्राट जिनके उनमें संवेदना थी, उनके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। कई बार टकराव भी की स्थिति भी पैदा होती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों के और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि समस्याओं का निदान जो है उनका कर्तव्य है। इसलिए उसने धम्म महामात नाम के अधिकारियों का नियुक्ति की जो धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ाया और सुनाया जाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। जब बच्चे बीमार होते थे, विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर यात्रा करते थे, तरह तरह का अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किस काम के नहीं, इसके बदले लोग अपने दूसरी रीति को माने, यह जहाँ फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या थी? ये थे दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दें और धर्म की प्रशंसा या दूसरों
ये मतलब एक दूसरे धर्म की निंदा और प्रशंसा ना करे, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी का धर्म का आदर करे। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करे और दूसरे धर्म की बुराई करे, यह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इसीलिए किसी भी धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने के लिए कोशिश करते हुए आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर-दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो जिसके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को में है जहाँ आज प्रासंगिक है, मतलब कहाँ-कहाँ अशोक ने अपने संदेश वो किए। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत का ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग-अलग भाषाओं में देखिए आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे अ को लिखा है, देवनागरी में जैसे हिंदी की लिपि क्या है देवनागरी, तो ये यहाँ पे बांग्ला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में और तमिल में। अन्यत्र देखिए मौर्य साम्राज्य के उभरने के लगभग 2400 वर्ष पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार पर का निर्माण शुरू किया। इसके बनाने का उद्देश्य था उत्तरी सीमा को की पशुपालक लोगों से रक्षा करना और 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। बताइए कितना लंबा, और यह दीवार लगभग 64 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह जैसे चौड़ी है। इन दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और 100-200 की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। अब ये कुछ उपयोगी शब्द हैं। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, प्रांत, धम्म। और यहाँ पे जो चैप्टर का प्रश्न उत्तर कार्य है, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। और यहाँ आपको मानचित्र मिल जाएगा, यहाँ देखिए। यहाँ देखिए ये सिक्कों के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।